हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पीपीएफ के बारे में। इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर होगा, अकॉर्डिंग टू टैक्स, अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स और अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी। तो आज ये वीडियो में हम ये सारी पॉइंट्स कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले जब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये पोस्ट ऑफिस की एक सेविंग स्कीम होती है दोस्तों। ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज की हुई है, उन्होंने ही ऑफर की हुई है। तो इस तरीके से आपको ये एनएसी सर्टिफिकेट दिखाई देगा। इस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है। तो जब भी आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो एनएसी में पैसा निवेश करने के लिए, खरीदने के लिए, तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलते हैं। तो इसमें जो प्रोविडेंट फंड है, जैसे हमें अभी मैं एनएससी देखा तो पब्लिक प्रोविडेंट जो फंड होता है, ये ये भी एक टैक्स सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है। ओके, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म के लिए लॉक रखना पड़ता है। ओके, तो द गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है वही इसके पीछे सपोर्ट करती है, वही इसको प्रमोट करती है। और इसीलिए इसके जो रिटर्न है ये गारंटेड होते हैं। मतलब अगर मैं पीपीएफ और एनएसी की बात करूंगा तो दोनों गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ठीक है, अभी बात करेंगे इनके डिफरेंस की। तो सबसे पहली बात आती है, वो है दोस्तों टेन्योर। इसका टेन्योर कितना है? ओके, अगर आप टेन्योर निवेश कर रहे हो तो आपको टेन्योर कितने टाइम के लिए रखना पड़ेगा। तो एनएससी का जो टेन्योर है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो टेन्योर है, ये 5 साल के लिए आपको ब्लॉक करना पड़ता है। और पीपीएफ जो है ये 15 साल के लिए, जो हर 15 साल के बाद आप 5 साल, मतलब 5 ईयर्स के ब्रैकेट में इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, इस तरीके से। तो ये दोनों के टेन्योर्स में डिफरेंस है। एनएससी 5 ईयर्स का टेन्योर मैच्योरिटी है और पीपीएफ मैच्योर होता है 15 साल के बाद। तो ये बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, कि दोनों में कितना पैसा आप निवेश कर सकते हो। एनएससी आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम कोई कैप नहीं है, आप कितना भी पैसा उसमें डाल सकते हो। लेकिन पीएफ में आप जो है 500 रुपया ही डाल सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। ओके, इसमें एक यहाँ पे पीपीएफ में ऐसा है कि 1.5 लाख के ऊपर आप अगर इन्वेस्ट करते हो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और ना उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको डालना ही नहीं, 1.5 लाख तक ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों में इन टर्म्स ऑफ रिटर्न जो आपको पैसा मिलेगा उसमें क्या डिफरेंस है। एनएससी का है 6.8% और पीपीएफ का है 7.1%। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही छोटा सा माइनर डिफरेंस इसमें होता है। पीपीएफ की रेट जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं एवरी क्वार्टर में। और इसका जो इंटरेस्ट है हर साल 31 मार्च को ही आपको मिलता है। लेकिन एनएससी का जो है जिस समय आप इसको बाय करते हो उसके अकॉर्डिंगली साल भर का या 2 साल के बाद जो भी है वहाँ आपका इंटरेस्ट वहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहता है। अभी बात करेंगे अकाउंट होल्डर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पीपीएफ में एक बंदा खाली एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। ठीक है, वन पैन कार्ड, वन पीपीएफ अकाउंट। लेकिन एनएससी में जो है आप सिंगल और जॉइंट अकाउंट होल्डर खोल सकते हो। ओके, जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हो, लेकिन खाली जो रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया जो है, इंडियन सिटीजन जो है, उसके लिए ही वो अलाउ है। एनआरआई के लिए ये अलाउ नहीं है। ओके, तो सेम पीपीएफ के लिए भी है। पीपीएफ भी अपने इंडियन बंदे के लिए अलाउड है, एनआरआई उसमें भी अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से ये अकाउंट होल्डर का डिफरेंस इन दोनों में है। बाद में देखेंगे नंबर्स ऑफ अकाउंट। अभी पीपीएफ में जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, अगर छोटा बच्चा है तो उसको जॉइंट होल्डर आप बन सकते हो, वो अलग चीज है। लेकिन एनएससी में ना, यू कैन ओपन एज मेनी एज एनएससी इन देयर नेम एंड मैक्सिमम अमाउंट पर सर्टिफिकेट 10,000। मतलब एक सर्टिफिकेट आपका 10,000 का आएगा और आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। अलग अलग नाम से ले सकते हो, आपके खुद के नाम से ले सकते हो, आपके पेरेंट्स के नाम से, वाइफ के नाम से, बच्चों के नाम से आप ले सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनएससी आप ले सकते हो। उसके बाद कंट्रीब्यूट। अभी कंट्रीब्यूट मतलब क्या, कि जो इसमें पैसा लगाने वाला है, राइट। जैसे अभी मैंने बच्चों के नाम से ले लिया तो मैं पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा जॉइंट होल्डर कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये एनएससी में। लेकिन पीपीएफ में खाली पेरेंट्स
कब? जब वो माइनर के अकाउंट में पीपीएफ अकाउंट होगा तो, मतलब आपके बच्चों के नाम से आपने ओपन किया तो ही आप उनके बिहाफ में भर सकते हो, अदरवाइज आप खुद ही भर सकते हो। जो एनएससी में जो है जॉइंट होल्डर भी भर सकता है। ही कैन आल्सो और शी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इनटू द एनएससी सर्टिफिकेट। तो वो एक बेनिफिट वहां पे है जो डिफरेंशिएट करता है एनएससी को पीपीएफ से। लोन अगेंस्ट अकाउंट मतलब क्या होता है कि मुझे इमरजेंसी में अगर पैसा चाहिए तो सबसे पहले मैं क्या प्रेफर करूंगा, जहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट है उसे मैं प्रेफर करूंगा, उसके अगेंस्ट में लोन लूंगा या फिर उसको लिक्विडेट करूंगा। तो एनएससी में लोन अलाउड है, लेकिन क्या कैसे? बैंक ऑफर लोन 85 to 90% of the NSE's value with the amount changing with the changing in the tenure of the certificate। मतलब अगर आप एनएससी खरीदते हो तो आप बैंक में उसको गिरवी रख सकते हो और उसके अगेंस्ट बैंक आपको 85 to 90% लोन देता है। उसमें कोई टेन्योर का डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन डिफरेंस यही है कि आपको कितना टाइम के लिए आपने लिया हुआ है। मैक्सिमम तो 5 साल है ही ना। तो क्या अब तो 1 साल के बाद जा रहे हो, 2 साल के बाद जा रहे हो, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन 80 to 95% तो ये तो विन-विन सिचुएशन हो गई। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए का एनएससी है तो आप 80,000 85,000 टू 90,000 आप लोन ले सकते हो अगेंस्ट योर एनएससी। तो जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो सामने-सामने एडजस्ट हो जाता है। पीपीएफ में क्या है? ये थोड़ा-सा आपको लिक्विडेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये अलाउड 3 साल और 5 साल के बाद ही होता है, बिटवीन 3 टू 5 ईयर्स, वो भी 25%। तो थोड़ा-सा ये आपको दिक्कत करेगा। पीपीएफ है ही ऐसा, पीपीएफ ऐसा ही है जिसकी वजह से थोड़ा लिक्विडेशन इश्यू आपको आ सकता है। उसके बाद प्रीमैच्योर विथड्रॉल, आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो और क्या कर सकते हैं? तो एनएससी में देखेंगे तो हम कभी भी इसमें अगर अर्ली एक्सेप्ट ऑन द डेथ ऑफ द वन कैन एग्जिट द स्कीम, अर्ली एक्सेप्ट ऑन द डेथ ऑफ द इन्वेस्टर आप कर सकते हो। एक्सेप्ट ऑन द डेथ ऑफ द, वो छोड़ के, डेथ होने से वो रीजन छोड़ के उसके पहले अगर आपको विड्रॉ करना है तो यू कैन एग्जिट, जो आप पीएफ में नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 5 साल आपको भरना ही पड़ेगा, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर सकते हो। 15 साल का टेन्योर है, 15 ईयर्स, मिनिमम 5 साल तो भरना ही है दोस्तों। ये लाइक जैसे अपना इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं ट्रेडिशनल प्लान में, वैसा हो गया। 5 साल तक मिनिमम रखना ही पड़ता है। मेरे ख्याल से अभी 3 साल कर दिया। पॉइंट ऑफ विड्रॉल जो है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल है, जहाँ से लिया वहीं पे जाओ। एनएससी जो है आप पोस्ट ऑफिस में जाके विड्रॉ कर सकते हो, राइट? लेकिन पीपीएफ पीपीएफ की तो फॉर्मेलिटीज होती है। ओके, आप पीपीएफ तो जहाँ से खरीद रहे हो वहीं से भर सकते हो। जैसे बैंक से खरीदते हो आप पीपीएफ अकाउंट, वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो बैंक में, तो वहाँ पे आपको फॉर्म सी आता है जो आपको सबमिट करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मेट भी मैंने मेंशन किया है। इसके लिए आपको मेरे जो पीपीएफ के वीडियोस हैं बेनिफिट वाले, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। लास्ट, टैक्स बेनिफिट। तो देखिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1.5 लाख तक जो आपने इन्वेस्ट किया फाइनेंशियल ईयर में, और इसका जो इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये टैक्स फ्री हो गया आपका 1.5 लाख रुपया। लेकिन इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स सोर्स एटीसी। तो ये इनकम इंटरेस्ट जो है ये टैक्सेबल है। जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा होगी वहां पे टैक्स आएगा ही। पीपीएफ में ऐसा नहीं है। पीपीएफ में 1.5 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, सब बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको टैक्स पे करना है, लेकिन इमरजेंसी में लिक्विडिटी के लिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आप एनएससी को प्रेफर करिए। या फिर आपको आपके रिटायरमेंट के हिसाब से जाना है तो पीपीएफ भी आप कर सकते हैं। तो यही मुझे आपको डिलीवर करना था दोस्तों आज की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। कुछ आपके डाउट्स हैं पीपीएफ और पीएफ के बारे में और एनपीएससी के बारे में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और कुछ आप नए वीडियो चाहते हो मेरे से तो वो भी आप मुझे डिमांड कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी और वीडियोस लेके आऊँगा। स्टॉक मार्केट जो है, इक्विटी जो है, डेरिवेटिव जो होते हैं, ऑप्शन जो होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, इसके ऊपर भी मेरे वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए।
थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टमेंट।